गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 16 वाच्य। ठीक है, वाच्य क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि वाच्य होता क्या है, किसे हम वाच्य कहेंगे। तो बच्चों, वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ यानी कि वाच्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोलने का विषय, यानी वाक्य में किस विषय की प्रधानता है उसे हम वाच्य के माध्यम से पता चलता है। उसका किसके माध्यम से पता चलता है? इसका वाच्य के माध्यम से। ठीक है, प्रधानता यानी प्रमुखता। कोई भी वाक्य जो होता है ना, आपको पता है सेंटेंस में क्या क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, है ना। तो कोई भी वाक्य जो होगा उसमें कर्ता होगा, क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी, है ना। तो उस वाक्य के अंदर जो क्रिया है हमारी, वो किसके अनुसार हो रही है? क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, या वाक्य में प्रमुखता किसकी है, वो जो है हमें किससे पता चलता है बच्चों? वाच्य से। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जिसे हम देखते हैं। आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष क्या है? करता है। पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया। ठीक है, तो यहाँ जो है आयुष क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो क्रिया क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? कर्ता क्या है हमारा? पुल्लिंग, एक वचन। तो हमारी क्रिया क्या है? पुल्लिंग और एक वचन, है ना। ऐसे एक दूसरा उदाहरण है, संतोष द्वारा गेंद खेला जाता है। तीसरा उदाहरण, श्रृंखला से गाया नहीं जाता है। देखिए, ये तीनों जो वाक्य हैं, ठीक है, ये तीनों वाक्य जो है अलग अलग हैं। इनमें क्रिया जो है अलग अलग हो रही है कि नहीं। यहाँ पर क्रिया आयुष के अनुसार हुई, ठीक। यहाँ पर जो है क्रिया गेंद, संतोष द्वारा गेंद खेला जाता है, यहाँ पर जो है कर्म के अनुसार क्रिया हुई, ठीक। और इस वाले वाक्य में देखेंगे, श्रृंखला से गाया नहीं जाता है। श्रृंखला से गाया नहीं जाता है, यहाँ पर क्रिया ना सब्जेक्ट के अनुसार हुई, कर्ता के अनुसार, ना ही कर्म के अनुसार। यहाँ पे क्या हुआ? भाव के अनुसार हुई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों कि क्या हुआ वाच्य। वाच्य जो है, वाच्य की डेफिनेशन या वाच्य की परिभाषा हमारी क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वाक्य में जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार या कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुई, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य। ठीक, अब वाच्य के भेद हम देख लेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने भेद बताए आपको क्रिया के? 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कृतवाच्य कि कृतवाच्य होता क्या है। ठीक है, शब्द से ही पता चल रहा है, कृत्य यानी कर्ता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। ठीक है, कृतवाच्य में क्या होगा? क्रिया का सीधा सीधा संबंध किससे होगा? कर्ता से, यानी सब्जेक्ट से होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिया का जो है लिंग या वचन जो है किसके अनुसार परिवर्तित होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, हमारे कर्ता के अनुसार। अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग था, देखा था ना आपने, सब्जेक्ट हमारा पुल्लिंग था और एक वचन था, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग हुई और एक वचन हुई। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ? कृतवाच्य। क्रिया हमारी किसके अनुसार बदली? कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदली। ठीक, तो ये कुछ और उदाहरण हम देखेंगे इसमें, इससे आपको और पता चल जाएगा।
कपड़े सी रही है। अब देखिए, सोनल क्या है? सब्जेक्ट है ना, करता है। और सोनल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। अब देखो क्रिया क्या है? क्रिया भी सी रही है, स्त्रीलिंग हुई और एक वचन हुई। समझे आप? ठीक है ना? तो जिन वाक्यों में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो उसे हम क्या बोलेंगे? कृतवाच्य। यहां तक सबको समझ आया? कृतवाच्य सबको समझ आया? कृतवाच्य क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेंगे कि जब जो है क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ठीक है, तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम कि कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा। ठीक, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया कि सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि क्रिया द्वारा जो है मुख्य बात किसके बारे में कही जा रही है? सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में कही जा रही है। और देखो यहाँ पे जैसे सोनल हमारा स्त्रीलिंग था सब्जेक्ट, और तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई। यहाँ पे रोहन पुल्लिंग था सब्जेक्ट, तो खा रहा है क्रिया भी पुल्लिंग हुई, एक वचन थे तो एक वचन, यहाँ पे भी एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है, चलिए बच्चों, हम देखेंगे कर्मवाच्य। ठीक, कि कर्मवाच्य क्या होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। समझे? इससे पहले क्रिया का संबंध किससे हो रहा था? सब्जेक्ट से, कर्ता से हो रहा था। अब यहां पे क्या होगा? क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। ठीक, अंतर समझ आया? कृत्य में सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही थी, कर्म में किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, यानी कि कर्म के अकॉर्डिंग अब क्रिया हमारी होगी, कि कर्म जैसा होगा क्रिया भी उसी प्रकार की हमारी होगी, और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। समझ में आया? इतना सबको समझ में आया कि क्या होना है? कर्मवाच्य में क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही परिवर्तित होना है। ठीक, कर्म के लिंग वचन के अनुसार हमारा क्या होगा? क्रिया भी परिवर्तित होगी। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग उदाहरण देखेंगे इसके। और पुरुष के अनुसार क्रिया में पढ़ना, जैसे कर्म आपको पहले बताया था कि कर्म का लिंग वचन और पुरुष जानते हो ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो भी कर्म का होगा वही क्रिया का होगा, है ना। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। अब कर्मवाच्य में क्या होता है कि एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है, जबकि कृतवाच्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता था। ठीक, उदाहरण देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, अब इसमें कर्म क्या है पहले ये बताएंगे। क्या है कर्म? कहानी। वेरी गुड। कहानी क्या है? कर्म है। समझे? देखिए अब हमारा जो पूरा वाक्य है, ठीक है, पूरे वाक्य में किस पे फोकस किया गया है? कहानी पे। ठीक, ध्यान रखने वाली यही बात है कि पूरे वाक्य में किसको महत्व दिया गया है। यहाँ पे किसको महत्व दिया गया है? कहानी को महत्व दिया गया है कि नानी द्वारा क्या किया जा रहा है? कहानी सुनाई जा रही है ना। कहानी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ठीक है, तो क्रिया भी क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। ठीक है ना। कहानी एक वचन हुई तो क्रिया भी एक वचन हुई। ठीक, समझे? तो अब आप समझ गए कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता हुई? कर्म की हुई। ठीक, एक और उदाहरण हम देखेंगे। रवि से भोजन किया जाता है। रवि से भोजन किया जाता है, भोजन कर्म है। ठीक, रवि सब्जेक्ट है और किया जाता है क्रियाएं। ठीक है ना। तो इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं पूरा या सुन रहे हैं तो हमें क्या महसूस हो रहा है कि किसको ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है? भोजन को।
किसके बारे में बात हो रही है? भोजन के बारे में बात हो रही है ना। तो किसकी प्रधानता हुई? कर्म की। तो ये वाक्य क्या हो गया हमारा? कर्मवाच्य। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। यहाँ क्रिया का संबंध कर्म, कहानी और भोजन, जैसे मैंने बताया कहानी और भोजन क्या है? कर्म है, से है। अतः वाक्यों में क्रियाएं भी इनके अनुसार ही परिवर्तित हुई और ये वाक्य कौन से हुए हमारे बच्चों? कर्मवाच्य हुए। समझे आप लोग? क्या हुए? ये कर्मवाच्य हुए। ठीक, तो हम 2 पढ़ चुके हैं, कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, दोनों में हमें अंतर पता चल गया? पता चला कि नहीं? हाँ, ठीक है। कृत्यवाच्य में कर्ता के अनुसार हमारे क्रिया का लिंग वचन या पुरुष बदलते हैं। कर्मवाच्य में हमारी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित होती है? कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक, अब देखेंगे बेटा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? ठीक है, और इसके कैसे इसमें क्रिया का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया जो है न कर्म के अनुसार बदलेगी न कर्ता के अनुसार बदलेगी, अपितु किसके अनुसार बदलेगी? भाव के अनुसार बदलेगी। ठीक है, इसमें क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होगा इसमें? पुरुष कौन सा होगा? अन्य पुरुष होगा। ठीक है, और क्रिया जो है क्या होगी? पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। मुख्यतः अकर्मक क्रियाएं होंगी, सकर्मक क्रियाएं नहीं होंगी। साथ ही प्रायः निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसको आप बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो क्या पहचान है इसकी बच्चे? आपको इसके जो मुख्य पहचान है वो क्या क्या बताइए। एक तो क्या होगा कि अकर्मक क्रियाएं इसमें होंगी। ठीक, दूसरा क्या होगा? हमेशा जो है अन्य पुरुष, पुल्लिंग शब्द, ठीक है, और एक वचन होगा क्रिया। ठीक, तीसरी पहचान क्या बताई कि जो है अधिकतर जो है कैसे सेंटेंस होंगे? नेगेटिव सेंटेंस यानी निषेधात्मक वाक्य अधिकतर होंगे जिसमें नहीं जुड़ा होगा। ठीक, तो ये सबसे आसान आपके लिए हो गया पहचानना, है ना। ये 3 पहचान इसकी बता दी गई। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको जो है ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा पहचानने में, कौन सा वाला? भाववाच्य। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देखेंगे बच्चों, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, पहली पहचान हमें मिल गई, नहीं शब्द आया है ना, नहीं जाता यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इसका मतलब भाववाच्य। और दूसरा देखेंगे बेटा कि जो है क्या आया? नकारात्मकता का भाव आया कि नहीं पढ़ा जाता, यानी कुछ ना कुछ उसको तकलीफ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अब नहीं पढ़ पा रहा है। तो किसकी प्रधानता हुई? फीलिंग्स की, भाव की प्रधानता हुई, है ना। ना कर्म की हुई और ना ही जो है किसकी? सब्जेक्ट की हुई, है ना। ना ही कर्ता की प्रधानता हुई, ना कर्म की, किसकी हुई? भाव की। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे निर्मला से खाया नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाए, यहाँ पे भी किसकी प्रधानता हुई? भाव की। ठीक है, कि उससे कुछ ना कुछ कोई दुख है जिसकी वजह से उससे खाया नहीं जाता, है ना। जबकि निर्मला तो क्या है? सब्जेक्ट हमारा, तो एक क्रिया जो है निर्मला के अनुसार नहीं हुई, भाव के अनुसार हुई। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर। कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम अंतर कैसे पहचानेंगे? क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या मुख्य इनकी पहचान है, वो हम जरा यहाँ पे देख लेंगे। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है, परंतु भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। बताया था ना आपको, अकर्मक क्रियाएं ज्यादातर होती हैं। ठीक है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म जरूर दिया जाता है। देखा ना, नानी द्वारा कहानी सुनाएगी, कहानी जरूर होगी। क्या सुनाएगी? कहानी। जबकि उससे पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा नहीं जाता? कुछ पता नहीं है, सिर्फ भावना है, क्या वो पढ़ नहीं पा रहा है, भाव आया, है ना। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है?
क्रमवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग मुख्य रूप से होता है। जैसे सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ये कर्मवाच्य, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ठीक है। जबकि भाव राधा से खाया नहीं जाता, है ना, नहीं आना, नहीं आएगा, और क्या होगा, यहाँ पे कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगी। राधा से खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता, दिया नहीं गया, जबकि यहाँ पे दिया गया है, क्या खोला जाता है, दरवाजा, है ना। ओके, तीसरी पहचान देखेंगे, कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक, कभी कभी जो है भाववाच्य में सकर्मक क्रियाएं भी आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है अधिकतर जो है क्या है, अकर्मक क्रियाएं ही आती हैं, जबकि कर्मवाच्य में हमेशा जो है सकर्मक क्रियाएं आएंगी, ठीक है। तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगली जो वीडियोस की मैं आपको दूंगी, अगले जो पार्ट जो हम ये पढ़ेंगे, तो हम जो है क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि कैसे हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे, ठीक है। वाच्य परिवर्तन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों को ये वीडियो जरूर देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको जो है रिवाइज जरूर करेंगे, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक।